नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना से ये खबर, जहां पर शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश बढ़ गया है। सरकार के रवैये से बताया जा रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर ये अभ्यर्थी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर फैसला बदलने से ये नाराज बताए जा रहे हैं। घोषणा के बाद अब आयोग रिजल्ट जारी नहीं करेगा। शिक्षा विभाग ने आयोग को खुद ही रिक्तियां भेजी थी। अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग को निरंकुश बता दिया है। के पाठक के फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को झटका लगा है। 14,762 रिक्तियों के एवज में ये रिजल्ट जारी होना था। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पटना से। रजनीश, अब अगर चेतावनी तो रणनीति क्या है इनकी? बिल्कुल विभाग, देखिए टीआरई 1 की तरह टीआरई 2 में भी बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने घोषणा कर दी थी कि टीआरई 2 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। बीपीएससी चेयरमैन की घोषणा के बाद उम्मीद थी हजारों अभ्यर्थियों को भी रिजल्ट आएगा, लेकिन शिक्षा विभाग ने पत्र लिखकर बीपीएससी को यह मना कर दिया है कि किसी प्रकार की सप्लीमेंट्री की अनुशंसा आप ना करें, जिसके बाद अब पूरी तरह से सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में एक बड़ा झटका है और अभ्यर्थी अब पूरी तरह से नाराज है, क्योंकि के पाठक ने यह फैसला लिया और अभ्यर्थी साफ तौर से अब चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होता तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। विवाह बिल्कुल। तो ऐसे में अब अगर रणनीति की बात की जाए तो क्या इससे कुछ बदलेगा? इसमें कोई बदलाव होगा? बिल्कुल, देखिए आंदोलन की जब भी बात होती है तो आंदोलन का असर होता है और निश्चित रूप से संख्या हजारों नहीं लाखों में कहें जो एक उम्मीद में थे, जिनका रिजल्ट फाइनली नहीं हुआ था, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतजार में है, 1 या 2 नंबर से कम नंबर वाले। आखिर ऐसा फैसला शिक्षा विभाग की तरफ से लिए जाने के पीछे क्या तर्क दिया जा रहा है? क्योंकि पहले तो इस पर विचार की बात भी आई थी। घोषणा के बाद आयोग ने रिजल्ट जारी आखिर क्यों नहीं किया? इसके पीछे का तर्क क्या है? बिल्कुल सही सवाल है विभाग। 2025 में विधानसभा चुनाव है और टीआरई 3 का एग्जाम भी लिया जाना है। ऐसे में बची हुई जो वैकेंसी है उसको शिक्षा विभाग यानी राज्य सरकार चाहती है कि हम कन्वर्ट कर दें टीआरई 3 में, फेज 3 में। तो बाकी जितनी भी खाली सीटें हैं उसको सीधे मर्ज करने की तैयारी है। यही वजह है कि हजारों अभ्यर्थियों को बड़ा झटका शिक्षा विभाग ने दी है और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ही परेशान है जो अभ्यर्थी उम्मीद किए थे कि हम शिक्षक बन पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षक अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका, क्योंकि सरकार ने अब उन रिक्तियों को लेकर के जो रिजल्ट आने के बाद सामने आ रही थी उस पर रोक लगा दी है और ऐसे में अब ये अभ्यर्थी बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। और चलिए अब एक बार फिर से अब झारखंड की खबरों की तरफ रुख कर लें। रांची से ये बड़ी खबर, जहां पर हेमंत सरकार की कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। 9 फरवरी से वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट का सत्र संभव माना जा रहा है, जो कि 15 फरवरी को बजट पेश कर सकती है सरकार और 13 फरवरी को सरकार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को पेश करेगी। आज हेमंत सरकार की कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का प्रस्ताव आएगा और इस बजट सत्र में इस बार 9 फरवरी से बुलाए जाने की जो संभावना है, 29 फरवरी तक ये सत्र चलता हुआ दिखेगा आपको। 13 फरवरी को सरकार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेगी, वहीं 15 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। हालांकि ये हेमंत सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। और ऐसे में किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, ये लोगों के जहन में भी सवालों के तौर पर भी। आपको बताते चलें कि 150 माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड करने का प्रस्ताव सामने है, जिसमें कैबिनेट की बैठक में 150 माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड करने का प्रस्ताव आ सकता है, जो संभावना जाहिर की जा रही है। इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट विभाग को भेजा गया है। और उर्दू की अगर बात की जाए तो उर्दू के 7,232 आचार्य के पद सृजन का भी प्रस्ताव है।
कैबिनेट ने उर्दू के लिए सहायक आचार्य के 7,232 पद सृजन के प्रस्ताव भी यहां पर लाए जाएंगे, जिसकी संभावना जाहिर की जा रही है। अब अगर इनके अंदर बात की जाए तो इनमें प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5,478 और उच्च विद्यालयों के लिए 1,754 पद शामिल हैं। 49 की जगह 31 नियोजनालय के कार्यरत जो होंगे वो ये तमाम होंगे और श्रम विभाग के राज्य भर में 49 नियोजनालय जो हैं वो कार्यरत हैं। और संवाददाता अविनाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, आज की कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण जिन एजेंडों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जानना और समझना जरूरी है कि अब इस बैठक में जब कैबिनेट की तरफ से प्रस्ताव रखे जाएंगे और पारित किए जाएंगे तो क्या बदलेगा? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है, आपने सही और इशारा भी किया कि जो बजट सत्र होना है और बजट सत्र को लेकर जो तैयारियां की गई है, हम ये कह सकते हैं कि 9 फरवरी से ये शुरू हो सकता है और फरवरी के अंत तक बजट सत्र चलेगा। और इस दौरान जो टेंटेटिव है, इसमें कोई डेट में बदलाव भी हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 15 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और 13 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आनी है। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि माध्यमिक विद्यालय को अपग्रेड करने की बात हो, उर्दू के सहायक आचार्यों की बात हो, या फिर नियोजनालय की जो संख्या है वो इसके भी कम की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां एक से ज्यादा नियोजनालय है और उस परिस्थिति में जो विभाग है उसको काम करने और साथ साथ जो है उनके जो खर्च की है या आर्थिक बोझ की अगर हम बात करें तो वो ज्यादा आता है। इसको ध्यान में रखते हुए उसे कम किया जा रहा है। इसके अलावा भी कई ऐसे जो सड़क निर्माण की प्रस्ताव भी आएंगे, जो अलग अलग, चाहे वो सत्ताधारी दल के विधायकों के क्षेत्र से जुड़े हों या विपक्ष के विधायकों के क्षेत्र से जुड़े हों, सड़क के भी कई प्रस्ताव आने वाले हैं। तो आज का जो कैबिनेट है वो महत्वपूर्ण है और इसलिए सबको इंतजार होगा शाम के वक्त, क्योंकि जैसे ही बजट सत्र की घोषणा हो जाएगी और इस वक्त जिस तरह से झारखंड की राजनीति में उबाल है, जो अभी मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि बजट सत्र इस बार बहुत हंगामेदार होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से ये निर्देश जो है वो इस वक्त सामने है, जिसमें 11 अप्रैल से लेकर 19 मई के बीच, ये वो तारीख बताई जा रही है, 11 अप्रैल से लेकर 19 मई के बीच चुनाव संभव है। झारखंड में 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के अनुसार तैयारी के निर्देश भी दिए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो झारखंड में देखिए इस वक्त तेज होती हुई, और चुनाव को लेकर जो निर्देश है उसकी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जिसमें तारीखों को लेकर जो संभावित तारीख बताए जा रहे हैं वो बताया जा रहा है कि ये संभावित तारीख 11 अप्रैल से लेकर 19 मई के बीच चुनाव के तौर पर हो सकते हैं और 7 चरणों में ये चुनाव संपन्न हो सकते हैं। हमारे सहयोगी निरंजन इस वक्त जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निरंजन, तो क्या ये माना जाए कि जो तारीख संभावित बताई जा रही है, इन्हीं तारीखों के बीच झारखंड के डेट का अनाउंसमेंट होगा और पिछले चरणों की तरह इसमें भी 7 चरण होंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोग से मिले निर्देशों के मुताबिक इस बार भी राज्य में 7 चरणों में चुनाव की संभावना है। लेकिन पिछले जो चुनाव हुए थे 2019 में 11 से 19 मई के बीच हुआ था। इस बार 5 चरणों में चुनाव कराने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है झारखंड और बिहार, इसमें 7 चरण की संभावना जताई जा रही है। अब देखा जाए कि झारखंड में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में मतदाता संपन्न कराया जाना है। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। लगातार जो चुनाव अधिकारी हैं मीटिंग कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के जरिए डीसी के साथ बात हो चुकी है, सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। सभी जगह जो बनाए जाते हैं स्ट्रांग रूम, उसको लेकर के जो बैलेट पेपर होते हैं या जो भी कागजात होते हैं, जितने भी चुनाव से संबंधित सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। निश्चित तौर पर अब देखा जा रहा है कि हो सकता है कि जो मार्च के पहला सप्ताह में यानी फर्स्ट वीक में चुनाव की घोषणा होगी। झारखंड में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में पिछले बार मतदान हुआ था। इस बार भी उम्मीद है कि 7 चरण में
हो सकता है, उसको लेकर के आम बिल्कुल। और तैयारियों का दौर यूं कहें कि अब शुरू हो चुका है और उसी रफ्तार में अब इस वक्त सियासत भी गर्म होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त गिरिडीह से आ रही है, जहां बजरंग बली मंदिर में पथराव के मामले में 2 पक्ष के आवेदन पर 28 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लगातार कैंप कर रही है। गांव में अब भी 50 जवान की तैनाती की गई है। गाना बजाने को लेकर देखिए 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था और इस विवाद के बाद पुलिस पर कार्रवाई करने को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अब भी सुरक्षा के लिहाज से, स्थिति को सामान्य रखने के लिहाज से 50 जवानों की तैनाती गांव में है। तो ये पूरा मामला बजरंग बली मंदिर में पथराव को लेकर, जिस पर अब एक्शन शुरू हो चुका है। 2 पक्षों की तरफ से आवेदन दिए गए थे और 28 आवेदन, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 28 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हेमंत सोरेन से 20 जनवरी को हुई पूछताछ के दौरान सीआरपीएफ के सीएम हाउस के पास पहुंचने के बाद रांची प्रशासन की तरफ से दर्ज एफआईआर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीआरपीएफ पर हुए एफआईआर को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी सीएम और जेएमएम पर प्रहार किया। हालांकि बीजेपी के सवालों पर जेएमएम की तरफ से भी जवाब दिया गया। तो रांची प्रशासन ने सीआरपीएफ पर ही एफआईआर दर्ज कर दिया, जिसके बाद सीएम हाउस के पास ये सीआरपीएफ की टीम थी, उसकी तैनाती उसी जगह पर थी। सुरक्षा के लिहाज से ये सीआरपीएफ की टीम लगाई गई थी, लेकिन उस पर जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है, बीजेपी ने इसे लेकर सवाल खड़े किए। जेएमएम को जमकर घेरा गया, लेकिन जेएमएम पलटवार करती नजर आई और जेएमएम ने बीजेपी पर सीधे तौर पर ये आरोप भी लगा दिया कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है जिला प्रशासन से कि जस्टिस एलपीएन शाहदेव चौक, जो मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, वहां मुख्यमंत्री जाते हैं, अपने हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हैं और उस समय निषेधाज्ञा लगी होती है, लेकिन उन पर कोई मामला दर्ज नहीं होता। लेकिन जो सीआरपीएफ, जिस तरीके का माहौल बन गया था उस दिन पूरे राजधानी में और खास करके मुख्यमंत्री आवास के आसपास, हजारों जेएमएम के कार्यकर्ता हथियार हरवे के साथ जमा हो गए थे, निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे और बार बार ईडी का सेंधरा, ईडी पर हमला, आग लग जाएगा झारखंड में, तरह तरह की बातें कर रहे थे और प्रशासन मूक दर्शक था। ये आपको जो सीओ ने एफआईआर किया उसी से ये प्रतीत होता कि धारा 144 लगे होने के बावजूद हजारों की संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता भी आ गए, ये सीओ ने कहा है। तो ये खुद मान रहे हैं कि उस दिन लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कोलैप्स कर गई थी। देखिए, वो तो परिसर ही, आवास ही था माननीय मुख्यमंत्री का, और क्योंकि वहीं पूछताछ होनी थी और वहाँ पर लोगों का जमा होने से रोकने की एक प्रयास था प्रशासन का। 144 होता है कि भाई अब 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री महोदय गए, ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए थे, वहाँ जमा हुए थे, उन पर भी कार्रवाई हो रही है, मुकदमे दर्ज हुए हैं। लेकिन जो सरकारी पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेवार पदों पर हैं, जिन पर देश की जनता को विश्वास रहता है, सीआरपीएफ, उनकी डिप्लॉयमेंट किस परिस्थिति में की गई, किसके आदेश पर की गई, बाबूलाल जी को उस पर भी कुछ बोलना चाहिए। यह ऐसा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार आखिर किसके इशारे पर हुआ? जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री तो अपने गेट पर निकले, अकेले निकले, उन्होंने लोगों को समझाया। गिरिडीह में राज्यपाल की जमीन पर बन रही मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब रुक गया है। पूरे मामले पर वनांचल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गलत एनओसी देने का आरोप लग रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। देखिए इस पर हमारे सहयोगी एजाज अहमद की ये रिपोर्ट। गिरिडीह जिले में गवर्नर की जमीन पर एनओसी में फर्जीवाड़े कर प्लेग्राउंड बनने का, मिनी स्टेडियम बनने का आरोप लग रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये
ये जो आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे शिलापट लगाया गया है जिसमें बताया गया है कि 15वीं वित्त की मद से वनांचल कॉलेज जो इंटर कॉलेज है यहाँ पे मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाना है और इसकी लागत राशि लगभग बताया जा रहा है 1,50,00,000 के आसपास है। तो ऐसे में यहाँ पे जो आरोप लग रहे हैं कि ये गवर्नर की ज़मीन है और गवर्नर को ज़मीन डोनेट किया गया था और यहाँ पर एनओसी में फर्जीवाड़ी करने का आरोप लग रहा है और ये फर्जीवाड़ा कोई और नहीं जो इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल है उस पर लग रहा है। इसमें सीएमआर का कुछ थोड़ा मोड़ा कहीं जमीन जैसा वो बोलते हैं, ऐसे उनके जो दादी जो थे मातोश्री उन्होंने वर्बल और लिखित दोनों तरह से हम लोग के जो यहाँ पर जो कॉलेज के संस्थापक थे प्रोफेसर पी सिंह जो कि ऑलरेडी हैज बीन डाइड, उनको वो कुछ इंडिकेशन दिए थे कि बेटा थोड़ा बड़ा मेरा भी कहीं जमीन है, तुम इसको अपने कब्जे के अंदर इस जमीन को रख लो। क्योंकि जमीन हम दान दिए ही नहीं है, ना हम दिए, ना हमारे ग्रैंडमदर दिए, ना हमारा परिवार वाला कोई दिया है। वो जमीन हमारी है और हम किसी को भी दान नहीं दिए और हम चाहते हैं कि हम वो जमीन को अपना रखें। गिरिडीह जिले में आम लोगों की जमीन तो छोड़िए, गैर मजरूआ और यहाँ तक कि अब गवर्नर की जमीन भी सुरक्षित नहीं है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।